अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, एक रिकंसिलिएशन की फिजा सी नजर आती है, मालूम होती है, और तमाम इतराफ से अब ये कोशिशें हो रही हैं क्योंकि दो पैराहों में बात और दो पहलुओं से ये बात की जा सकती है। पहला तो इसका ये जुज है कि चूंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी पैराडाइम में एक बहुत रेवोल्यूशनरी पूरा एक स्टेज देख रहा है। अफगानिस्तान में जो मामला चल रहे हैं और डिसाइसिव वहां पर हालात हैं। हम बारहा इस पूरे मौजू को प्रोग्राम में डिस्कस करते आए हैं। आज यकीनन ये भी जरूरत वक्त है कि हम दोबारा इस पर बात करें। ये महीना कहा जा रहा है नाजरीन खासा डिसाइसिव होगा कि बलूचिस्तान में ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठना है, टू बी मोर अप्रोप्रिएट इन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स। खैर, हैविंग सेड दैट नाजरीन, एक तो ये सिक्योरिटी पैराडाइम में ये तमाम चीजें इसलिए हमारे लिए जरूरी हैं भारत के साथ, और कश्मीर का मामला भी हम देखते हैं क्योंकि कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 के बाद से जो एक इकदाम है वो तो भारत ने या मोदी हुकूमत ने वापस नहीं लिया है एज वी स्पीक। लेकिन फिर भी कुछ मीडिएशन की भी हमने बातें सुनी, चहमगोइयां हुई। फिर उसके बाद हम आगे जाते हुए हमने ये देखा पाकिस्तान की तरफ से क्लियर कट इस पे पॉलिसी स्टैंड आया कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इकदाम को वापस नहीं लिया जाता तब तक इस मर्तबा पाकिस्तान ने शर्त आयद की है भारत पर कि हम किसी भी तरह की बातचीत में आगे नहीं बढ़ेंगे। खैर, इस पूरे सिक्योरिटी पैराडाइम में नाजरीन एक और चीज का जो इजाफा है वो भी हम कर लेते हैं क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेकंड फेज या जिसको 2.0 भी कहकर मुखातिब करते हैं वो शुरू हो रहा है। मजीद उसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है तमाम एतबार से। अभी कुछ रोज पहले हमने जैसे देखा कि वजीर आजम इमरान खान गवादर पहुंचे और इस हवाले से जो सिविल मिलिट्री क़यादत है वो खासी कोशा नजर आती है कि इसको जल्द अज जल्द ना सिर्फ ऑपरेशनलाइज किया जाए बल्कि जो इसके ज्यादा से ज्यादा फवायद हैं वो भी पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो पाए और मुख्तस पाकिस्तान के लिए किए जाएं। यकीनन ये बायलैटरल फायदा तो है ही पाकिस्तान चीन का, लेकिन ये जो पूरा मंसूबा है नाजरीन पूरे खित्ते को सर्व करता है। अब इसमें पूरा खित्ता क्या आना चाहता है या उनकी किस किस्म की किस लेवल की शराकतदारी हो सकती है, ये यकीनन उन तमाम ममालिक की अपनी पॉलिसीज पर भी मबनी है और उन पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे हालात में ये जरूरी समझा गया कि जो बलोच नाराज मिलिटेंट्स हैं उनके साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया जाए। इसी हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने जब वो इस मरतबा गवादर पहुंचे तो उन्होंने एक रोजा अपने इस दौरे के दौरान ये बहुत अहम ऐलान किया। इसको तमाम इतराफ से वैसे तो वेलकम किया गया और सबने यकीनन इसको खुशाइंद करार दिया क्योंकि ये वही एलिमेंट्स हैं जो कि एहसासे महरूमियों की वजह से एक्सप्लॉइट होते हैं मुल्की दुश्मनों के हाथों। हैविंग सेड दैट नाजरीन, ये वन ऑफ अ काइंड कोशिश पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी कोशिशें जो पिछली हुकूमतें हैं दीगर अदवार में भी होती रही हैं, ख्वाह वो जरदारी साहब का जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उनका दौर हो या PMLN की जो हुकूमत थी पिछली उनका दौर हो। इससे पहले भी बहुत सारे हमने यहाँ पर देखे हैं कि इस हवाले से जो नाराज बलोच हमारे भाई बहन हैं उनको मनाने की कोशिशें की जाएं। इस मरतबा कोशिशें किस तरह से मुनफरिद हो सकती हैं और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं, मौसर हो सकती हैं, ये एक जरूरी सवाल है जो कि हम आज टेबल करने की कोशिश करेंगे। ये नाजरीन इस रिकंसिलिएशन का एक पहलू है जिसकी मैंने आपसे इब्तिदा में गुजारिश की थी। दूसरा इसका पहलू है कि ऑपोजिशन को भी अब साथ मिलाकर मामलात आगे बढ़ाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। ये पहली मरतबा है जब वजीर आजम इमरान खान ने बाज़ाब्ता खुद एक रिकंसिलिएशन का और खास तौर पर अहम मामलात इलेक्टोरल पॉलिसीज वगैरह पर साथ मिल बैठने का ऑफर किया है ऑपोजिशन को और उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया है ऑपोजिशन की तरफ। अब ये ऑपोजिशन के हवाले से अब ये बात देखने वाली है कि वो इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं और क्या जॉइंट फैसला नाजरीन ऑपोजिशन की तरफ से आ पाएगा या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिशन में भी खासी डिविजन्स हैं, बिलखुसूस जब से जो मुश्तरका PDM थी जब से वो अब उस तरह से क्योंकि नहीं है और PDM एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या अब ऑपोजिशन की तरफ से भी इस ऑफर का एक मुश्तरका जवाब आ पाएगा या फिर तमाम पार्टीज अपनी अपनी पॉलिसीज के हिसाब से जवाब देंगी, ये भी अब एक देखने वाली बात है। लेकिन अच्छी चीज इसमें ये होगी नाजरीन कि जो हमारी पार्लियामान है उसका हम अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। अफसोस के साथ अभी तक के अरसे में हमने ये चीज नहीं देखी है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को हम ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बना पाए और बेहतरीन इस्तेमाल पार्लियामेंट का अवामी मफाद में हो पाए। तो यकीनन अगर ये रिकंसिलिएशन ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस में आगे बढ़ती है तो अवाम के लिए ये सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा क्योंकि अवाम को सर्व करती हुई बिल आखिर आफ्टर दीज मेनी ईयर्स पार्लियामेंट नजर आएगी इन इट्स ट्रू एसेंस। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीच में हमने कुछ अच्छी भी रिवायतें देखी पार्लियामेंट से, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट का जो रोल है वो उस तरह से हमने नहीं देखा जैसे कि आइडियली स्पीकिंग होना चाहिए।
खैर, इन तमाम अमूर पर और दोनों पहलुओं पर आज हमारी बात करने की कोशिश है। मेरे साथ बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल तशरीफ फरमा है। मैं तारुफ कराऊं, सेनेटर पीर साबिर शाह मुझे सबसे पहले यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। PMLN के स्टॉलवर्ट हैं और तमाम एतबार से बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, हमें बताएंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे। वेलकम शाह साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाजरीन, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वंस अगेन वेरी सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन और तमाम एतबार से अपनी जो आरा है हमें बताएंगे, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट हमारे साथ कर रहे हैं। वेलकम बैरिस्टर साहब, शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए। और राना मुबशिर साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार, और इन तमाम उमूर पर अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे, बिलखुसूस दिफाई उमूर पर। चूंकि राना साहब महारत रखते हैं तो दिफाई एतबार से भी हम इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करने की आपके साथ कोशिश रखेंगे। वेलकम राना साहब। और नाजरीन, ये जो बलोचिस्तान वाला एक स्पेसिफिक एंगल है, हमारी कोशिश होगी कि वहाँ से हमें ज्वाइन करें बुशरा रिंद साहिबा, गालिबन ये कि आई एम एक्सपेक्टिंग हर टू ज्वाइन मी ऑनलाइन सम टाइम सून, तो लिहाजा उनकी भी जो शमूलियत है हमारे साथ मुतवक्के है अब से कुछ देर बाद। उनसे भी ज़ाहिर है इन तमाम मामलात को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद सेनेटर पीर साबिर शाह, अगर आपसे हम सर बात का आगाज़ करें, एक रिकन्सिलिएशन नज़र आती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके दो पहलू हैं जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, दोनों पे एक तो रोशनी डालिएगा और आप बताइए कि इसको मज़ीद मौसर हम कैसे बना सकते हैं इस मरतबा। अच्छी इफेक्टिवनेस, खास तौर पर ये जो हमारे नाराज बलोच भाई बहन हैं उनके साथ किस तरह से आप कहते हैं मामलात आगे बढ़ाए जाएं कि पहले से मुनफरिद हों और ज़्यादा इफेक्टिव हों। शुक्रिया मोना, आपने बड़ी, आज को आपका टॉपिक है वो यकीनन बहुत ही इसकी अहमियत है, और बल्कि मैं कहूँगा कि ये हमारे वक्त की भी ज़रूरत है। और इस मुल्क के लिए हम बड़े अरसे से ये देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर काफ़ी अनरेस्ट है मुख्तलिफ़ हवालों से। अगर आप हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान देखें तो वो अंडरस्टैंडिंग जो एक कौमी एजेंडे को लेके चलने की ना हुकूमत की तरफ से कोशिश हुई है। हाँ, अपोजिशन की तरफ से तो बहुत पहले ये बात कही गई थी, जैसे हमारे मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ तक ऑफर दी कि हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा मंसूबा हम बनाते हैं मिल के कि 20 साल का एक कौमी तरक्की का मीसाक पे। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जहाँ अंदरूनी तौर पे हमारे सियासी तौर पे हम एक मुस्तहकम एक सिस्टम के साथ आगे नहीं जा सके, बल्कि यहाँ पे जो बदकिस्मती है वो यही है कि ये कोशिश हुई कि अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जाए। और फिर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की तरफ से भी यकीनन जब दोनों तरफ से एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिसमें मुल्की जो कौमी एजेंडा था वो पीछे रह गया और ज़ाती एजेंडा जो था या ज़ाती इंतकाम में, खुसूसन PTI की हुकूमत से हमें सिवाय एक इंतकामी कार्रवाई के यहाँ पे कोई कौमी एजेंडे को आगे लेकर चलने की आज तक कोई कोशिश नहीं हुई। लेकिन चले देर आया दुरुस्त आया, जिस तरह अभी एक ऑफर हुई है रिकन्सिलिएशन की और तमाम कौमी उमूर को चाहे वो अंदरूनी सतह पे या बैरूनी सतह पे हमें जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलना, जो कि आज से 3 साल पहले होना चाहिए था लेकिन अभी शुरू हुआ है। और खुसूसन ये जो हमारी बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खुसूसन जो नाराज़ लोग थे और एक बागियाना रविश थी और उसके अंदर यकीनन दुश्मन जो थे इस मौके से फ़ायदा उठा रहे थे, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आज हम उन लोगों तक हाथ बढ़ाएं और अपोजिशन को साथ लेते हुए ये जो ग्रुप्स हैं इनको कौमी धारे में लाने और उनके जो कंसर्न हैं उनको भी एड्रेस करना ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मुना मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ हम दूसरे वो लोग जो पाकिस्तान से नाराज़ हैं, हुकूमत से नाराज़ हैं और उन्होंने एक बागियाना रविश अख्तियार किया, वहाँ उसके साथ साथ हमें इस मुल्क को चलाने के लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक दरमियान इनके एक तलखी है और एक तरफ से इंतकाम है, दूसरी तरफ से किसी इशू पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और ये जो बुनियाद होती है ये बुनियादी तौर पे तो हुकूमत का काम होता है, क्योंकि हुकूमत का यही काम होता है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चलती है। लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं देखी,
बहुत टाइम हमारा ज़ाया हुआ है। अब अगर ये कोशिश है और मुखलिसाना तौर पे, तो फिर ये जो एक इंतकामी जहन है या इंतकामी सोच है या इंतकामी रविश है, हमें इसको ख़त्म करना होगा और कौमी एजेंडे को लेके हमें आगे चलना होगा। अपोजिशन से भी मेरी यही है इंशाल्लाह, और अपोजिशन ने हमेरा, ये जरदारी साहब ने भी हाथ बढ़ाया, शहबाज शरीफ ने भी हाथ बढ़ाया, और अपोजिशन तो हर वक्त यही कहती है कि बैठे कौमी मामलात जो हैं पहले उसको तरजीह दें, उसके बाद हम जाती दुश्मनियां या आपस में एक दूसरे से जो हमारी एक नफरत और वो है उसमें, लेकिन उसको भी हमें ये खत्म भी करना तो होगा। बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन की तरफ से भी, जैसे आप बिल्कुल आप हमेशा मकबूल रहे हैं ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के हवाले से, और जो अच्छे सेन एलिमेंट्स हैं आपको बड़ा मानते हैं इस हवाले से, आपका क्या ख्याल है? ये बात भी तो है ना, एक कैंडिडली स्पीकिंग शाह साहब, के ये रविश जो आप कह रहे हैं कि साथ लेकर चलने की, ऑपोजिशन की तरफ से अक्रॉस द बोर्ड नहीं आती है, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से वो भी एक वक्त आया था जब कहा था कि हम हर सूरत सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के खिलाफ हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब यकीनन ये कि शहबाज शरीफ साहब, आपकी अगर जमात के हवाले से स्पेसिफिक बात करूं तो अब शहबाज साहब आए हैं, वो थोड़ा रिकंसाइल करने की, मफामत की, क्योंकि उनकी पहले भी कोशिशें रही हैं, तो लेकिन मरियम साहिबा जैसे हैं वो इसमें इतना यकीन नहीं रखती, तो ये तसलसल तो हमने नहीं देखा है ऑपोजिशन की तरफ से भी। नहीं, असल में हुआ यही है जी कि अब गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कोशिश की है कि अपोजिशन को किस तरह रगड़ा जाए, उसको दीवार के साथ लगाया जाए, और दूसरी तरफ से अपोजिशन में मुना एक चीज़ पे मुझे जो तशवीश है और जिस पे मुझे अफसोस भी होता है कि पार्लिमान के अंदर एक ज़बान होती थी जिसे पार्लिमानी ज़बान कहा जाता था, और ये आम जिंदगी के अंदर भी लोग कहते हैं कि नहीं, हमें पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए एक दीगर मामलात के अंदर। इस दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर हमने ये फुकदान देखा है, बल्कि पार्लिमानी ज़बान क्या, एक ऐसी माहौल पैदा किया गया जो कि गली कूचों के अंदर भी वो बच्चे जो कि बागी होते हैं, वो बच्चे जो कि यानी बेलगाम बच्चे होते हैं, उनकी तरह वो माहौल हमने इस दफा पार्लियामेंट के अंदर दोनों इतराफ से। तो मैं ये नहीं कहूंगा, बेल आउट नहीं करूंगा अपनी पार्टी को, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से आना चाहिए, और ये हमेशा इनिशिएटिव हुकूमत का होता है कि वो इन मामलात को ठीक करें। इससे पहले इन्होंने ये कोशिश नहीं की तो ये मामलात नहीं संभले, लेकिन अब अगर हुकूमत को और या इमरान खान साहब को ये एहसास हुआ है तो देर आयत दुरुस्त आयत का मिसदाक हम कहेंगे कि ये अच्छी सोच है और इस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी सर बताइएगा बैरिस्टर साहब, 3 साल आया क्यों लगे, और ये कि अब क्या जिसको इंतकाम कहकर जो है मुखातिब कर रहे हैं शाह साहब, क्या वो एक फीलिंग है पूरी अपोजिशन में वो दूर हो पाएगी, या हुकूमत अपनी कोई कोशिश करेगी बिलखुसूस के उनको अपोजिशन के रैंक्स में ऐसी कोई फीलिंग ना आए, तशवीश ना हो कि उनको किसी तरह से सिंगल आउट किया जा रहा है? देखिए, मैं जाती तौर पे और हुकूमत की तरफ से भी मैं आपको बताऊं कि हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि ऑपोजिशन को हर पॉइंट पे साथ लेके चला जाए, और मैं तो समझता हूं कि जो पार्लियामेंट बनता ही इसलिए है कि ऑपोजिशन एक तरह से हुकूमत के ऊपर वो निगरानी करती है, उनको हिदायत देती है कि क्या गलत कर रहे हो, क्या दुरुस्त कर रहे हो, और जब ऑपोजिशन की तरफ से अच्छी सजेशंस आए तो हुकूमत का फर्ज होता है, बल्कि उनका फायदा होता है हुकूमत का कि वो सजेशंस को अपना के तो फिर आगे चलें। बाजी में होता ये रहा, अव्वल तो जब एक बार रिकंसिलिएशन की बात हो रही है वो और ये बात हो रही हो, जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं कि हमें मिलके चलना चाहिए, स्पेशली नेशनल इश्यूज पे, जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उन पे हमें मिलके चलना चाहिए, तो पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा तबसरा करता चलूं, प्रॉब्लम ये था कि इससे पहले मसलन पीएमएलएन की जो एक स्ट्रेटजी थी, जो मैडम मरियम की तरफ से थी और वो उसको स्पेयरहेड कर रही थी, उसको आगे चला रही थी, वो एक तरह हमारे रियासती इदारों के खिलाफ थी, और वो बिल्कुल ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि उनका मकसद ही ये था कि हमने ये हुकूमत को फेल करना है और हमने हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है हर पॉइंट पे, चाहे वो सही बात हो या गलत बात हो। तो उस सिचुएशन में, उस किस्म के माहौल में हुकूमत ने कोशिश तो की थी कि वो एटलीस्ट पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशंस हैं उनको साथ लेके चलें, लेकिन वो उस माहौल में मुमकिन नहीं हो सका। तो 3 साल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि गुजर गए,
लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जब का मैं सेनेट ज्वाइन की है, कम से कम सेनेट में हमारी कमिटीज में भी और हमारी जो डिबेट भी है उसका लेवल बहुत बेहतर हो गया है। बैरिस्टर साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं इस पॉइंट पे रुकिएगा, मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है क्विकली, लेकिन वापस आते हैं। बैरिस्टर साहब मुकम्मल करें अपना नुक्ता नजर और फिर राणा साहब से पूछेंगे क्योंकि उन्होंने दोनों को सुना है कि कहां ज्यादा वजन है। स्टे विद अस, विल बी बैक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। रिज्यूम करते हुए जी बैरिस्टर साहब आप मुकम्मल कीजिएगा, आप जो इससे पहले फरमा रहे थे। जी, मैं यही कह रहा था कि अब चूंकि सेनेट में हम देख रहे हैं कि डिबेट भी अच्छी हो रही है, कमिटीज के जो मामलात हैं, जहां बिल्स की डिस्कशन है, जहां हुकूमत के ऊपर उसकी सुपरविजन है कमिटीज की, वो भी एक बाकायदा मुशावरत के साथ और आपस में समझौते के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक खुशाइन बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और मेरा ख्याल है आप देखेंगी कि पार्लियामेंट की जो कारकर्दगी है, जो उनकी जो ड्यूटीज हैं, जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो बिल्कुल उसके मुताबिक पार्लियामेंट चलेगा इंशाल्लाह। जो हुआ अभी रिसेंटली उस पे हम सब शर्मिंदा हैं, जहां मारदार भी हुई थी नेशनल असेंबली में। ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जो बेहतर एलिमेंट था, जो सीनियर एलिमेंट वो प्रिवेल हुआ दोनों सारी पार्टीज में, उन्होंने फिर मिल बैठ के कहा कि नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। उसके बाद उसको एक सही रास्ते पे भी चलाया गया नेशनल असेंबली को। तो ये हुआ, गलती हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको माजी में छोड़ दें। अब हम फ्यूचर की तरफ देखें, मुस्तकबिल की तरफ देखें।
जी, ये राना साहब एक अच्छी अप्रोच है कि चलें वो जैसे देर आए दुरुस्त आए वाली मिसाल शाह साहब ने भी कहा ये, और यकीनन बैरिस्टर साहब इज आल्सो राइटली सो पिन पॉइंटिंग के अब हालात काफी बेहतर है, सैनिटी प्रिवेल हुई है। ये आपको लगता है ऑपोजिशन की तरफ से कोई कलेक्टिव इसका जवाब आ पाएगा और हामी भरी जाएगी इस दावत के ऊपर जो कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस मरतबा बाज़ाब्ता खुद दी है? और ये बलोच जो मिलिटेंट से बातचीत का मामला, इसके ऊपर भी जरा रोशनी डालिएगा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, कोशिशें हुई हैं, बट टू फॉर सम रीजन और दी अदर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही हैं। देखिए, पहले जरा ऑपोजिशन और हुकूमत की बात कर लें कि जो ये बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हो गए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो खुद इनको ऑफर दी है, मेरे ख्याल में इसकी इसकी वजूहात है। एक वजह तो अगर ऑपोजिशन के एंड से अगर मैं देखूं तो ऑपोजिशन वालों ने जितना जोर लगाना था, जो अपने कार्ड्स प्ले करने थे, वो कर लिए। कि उन्होंने जितना अपना मतलब कि उन्होंने असर्ट करने की कोशिश की, जल्द से जुलूस, पीडीएम, एपीसी आया, फिर उसके बाद पीडीएम आया, उसके बाद जनाब बड़ी कोशिशें हुई, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया भी रखा गया। कुछ जमातों के लीडरशिप जो थी उन्होंने जनाब बड़ा हॉस्टाइल एटीट्यूड था उनका, वो भी करके देख लिया, कुछ निकला नहीं। इसके साथ साथ अगर हुकूमत को देखें हम, तो हुकूमत जो है उसने अकाउंटेबिलिटी 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 करते करते वो अभी तक अगर देखा जाए तो एज सच जितने इल्जामात हैं चाहे किसी पर भी है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में प्रूफ नहीं हुए। जो इल्जामात वो प्रूफ नहीं हुए। उसके मैं रीजंस में नहीं जाऊंगा, वो बड़े अरसा हो गया, अब 3 साल हो गए वो कहते हुए। तो मैं पहले से बड़े अरसे से कह रहा हूं कि अगर इनका रिजल्ट नहीं निकलेगा तो जितने पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस है, वो दे विल वॉक आउट लाइक स्माइलिंग एंड लाफिंग, और बड़े विक्ट्री के निशान बना के आपने देखा होगा निकलते हैं। उसका रीजन ये है कि जो पॉलिटिशियन जनाब वो समझते हैं कि जनाब हम जेल तो हुए हैं लेकिन साडा होना कख नहीं, ठीक है, और साडे साडे केस जो निकलिया भी कख नहीं, असि जनाब जेला भी कट के आ गए। सो ये जो नैरेटिव है ना, ये जेला कट के आ गए हैं तो निकलिया भी कख नहीं, वो बिकता है जाके स्ट्रीट्स में, उनके हलकों में बिकता है वो, और लोग भी कहते हैं हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये अब दोनों एक अब ऐसे पेज पे आ गए और इन्वायरमेंट ऐसी बन गई है इस वक्त। अब की इन्वायरमेंट की बात करें और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इनिशिएटिव है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जनाब उन्होंने कहा है कि जनाब ऑपोजिशन बैठे हमारे साथ बैठे, हम कोई हल निकालते हैं जो भी इश्यूज हैं। सिचुएशन चेंज हो गई है, द अमेरिकन्स हैव पुल्ड आउट, ठीक है जी। अब अमेरिकन्स हैव पुल्ड आउट एंड देयर इज अ न्यू सिचुएशन कमिंग अप इन अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के अंदर चीन का भी वहां पे इंटरेस्ट है, वहां पे ईरान का भी इंटरेस्ट है, वहां पे रशिया का भी इंटरेस्ट है। और आपके प्रोग्राम में बताता चलूं कि 3,000 ऑफिसर्स, इंडियन ऑफिसर्स फ्रॉम द इंटेलिजेंस आउटफिट, जो इंडियन आउटफिट है, उसके 3,000 इंटेलिजेंस ऑफिसर जो इस वक्त मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर। अब 3,000 जो ऑफिसर्स हैं इंटेलिजेंस आउटफिट्स के, अगर वो इस वक्त मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, तो वो वहां पे जाके कोई दुम्बे तो नहीं खाने गए ना, या दुम्बे खाने गए हैं, या वहां पे कोई और चीज तो नहीं करने गए ना। ऑब्वियसली दे हैव देयर ऑब्जेक्टिव्स। अब वो ऑब्जेक्टिव्स जो है उसकी कुछ हमने शक्ल देखी, कुछ उसका हमने उन्होंने यहाँ पे भी हमें दिखाने की कोशिश की। जो लाहौर का इंसिडेंट मैं कोट कर रहा हूँ कि लाहौर में उन्होंने अपना कोई नक्शा दिखाने की कोशिश की रॉ ने, बट देन बड़ा भोंडा तरीका था, बड़ा ऑब्सोल्यूट तरीका था कि जिस ऑब्सोल्यूट तरीके से उन्होंने यहाँ पे मैनेज करने की चीजें कोशिश की। होता है ना, बंदा थोड़ा सी अकल इस्तेमाल करता है, बट देन अगेन वो समझते हैं कि वो उनमें बहुत ज्यादा अकल है रॉ वालों में, तो ठीक है वो समझते रहे, बट ले ऑब्सोल्यूट तरीका था। बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स करा रहे हैं आप पैसे, ठीक है जी, बंदे वो उठा रहे हैं जो ऑलरेडी जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, ठीक है, और उनको यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे लाके लाहौर में। तो चीजें जो है ना पुरानी हो चुकी है, ये जो स्ट्रेटजी है ना पुरानी हो चुकी है। खैर एनीवेज वो ठीक है, अपना काम करते रहे, और जितनी ऑब्सोलीट स्ट्रेटजी इवॉल्व करेंगे बेटर फॉर अस, गुड फॉर अस, वो चलती रहेगी। नाउ कमिंग टू दिस थिंग कि जनाब ये अफगानिस्तान ये जो बलोच नाराज बलोच जो मिलिटेंट्स, यस बिल्कुल नाराज बलोच जो हैं जी, उनको सीरियस एफर्ट, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पहले भी कई मरतबा एफर्ट्स हो चुकी हैं,
लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं निकलते। रीजन है उसके, दे आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, ठीक है। जो कमिटमेंट्स उनकी तरफ से आती थी, जो नाराज बलोच है वो भी 100% कंप्लीट नहीं उनको फॉलो करते थे, या उनको उनके खड़े नहीं होते थे जो कमिटमेंट्स वो करते थे। और अगर देखा जाए हमारे यहाँ से, तो हमारे यहाँ से भी अगर हमने 10 चीजें कमिट की हैं तो उसमें से 1-2 चीजें कमिट नहीं होती, पूरी नहीं होती थी। सही तो पूरी नहीं होती थी तो वो डिफरेंसेस आ जाते थे। फिर जनाब बातचीत का सिलसिला जो है ना, उसके अंदर उसके अंदर गैप आ जाता था, और जब गैप आता था वो जो वैक्यूम क्रिएट होता था, उसमें जो दूसरी जो आउटफिट्स हैं, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं, उनको मौका मिलता था। यस, कर जाती और जंप इन करके ना वहां पे उस वैक्यूम से ना अपना फायदा उठा लेती। करेक्ट। इस टाइम आई पर्सनली थिंक, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि ये सिलसिला जिसका आप जिक्र कर रही हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र कर रहे हैं कि जनाब नाराज बलोचों के साथ मैं सोच रहा हूं कि बातचीत करनी चाहिए, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये सिलसिला किसी न किसी जगह पर पहुंचने वाला है। लेट मी पुट इट दिस, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिर वही बात होती है, अगर बीच में थोड़ा सा गैप आए अगर बातचीत के अंदर, तो जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस सिर्फ इतना बता दें राणा साहब कि क्या आपकी इत्तला में ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो पहले वाली कोशिशों से कुछ मुख्तलिफ है, कुछ उसमें अलग चीज है जिस वजह से आप समझते हैं कि इस मर्तबा गालिबन जो कहते हैं ना कि दे विल बी एबल टू टिक द करेक्ट बॉक्स? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल में इस दफा चीजें जो है ना वो डिफरेंट तरीके से हैंडल की जाती है। अच्छा, ठीक है। और वो इसलिए कि जैसे पहले बलूचिस्तान के अंदर और कराची के अंदर, क्योंकि कराची और बलूचिस्तान को मैं एक एंगल से देखता हूँ। उसकी वजह ये है कि यही इंटेलिजेंस आउटफिट्स, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं, वो यहाँ पे ऑपरेटिव होती थी और अभी भी हैं, ठीक है जी। वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिवली ऑपरेट कर रही थी, ठीक है जी। उसका एक बड़ा असर पड़ता है। नाउ व्हेन द अमेरिकन्स हैव पुल्ड आउट, तो जो अफगानिस्तान है, जो कि हमारा पोरस बॉर्डर है, और एक घर अगर हम देखें बॉर्डर पे जो है, एक बॉर्डर का जो फ्रंट यार्ड है वो पाकिस्तान के अंदर है, बैक यार्ड जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो हमारी डायनामिक्स है ना, लेकिन वहां पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चेंज हुई है उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका भी इम्पैक्ट है। हाँ, ये एक मुख्तलिफ इसका जुज़ है। हमारे लिए उसमें से रास्ता निकालना, नाराज बलोचों को अपने साथ मिलाने के लिए हमारे लिए रास्ता बनाना आसान होगा। ठीक है, ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, लेकिन हमारे लिए आसानियां हैं। ठीक है, ये राणा साहब होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट। मैं ज़ाहिर है वापस आती हूँ आपकी तरफ। और मीनवाइल मुझे बताया जा रहा है, चूंकि हम कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान से किसी न किसी को करने की इस मामले पर, तो वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट इन टच विद एनीवन। अभी भी हमारी कोशिश है कोई हमारे साथ फोन पे आके एटलीस्ट इसके ऊपर कोई क्रिस्प कमेंट जरूर दें, उनके हिसाब से क्या हो सकता है। अब हमने बात काफियों से की है, होपफुली मैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम जितने दौरानिए में कोई मुझे मिलेगा जिनसे हम मजीद जानेंगे। लेकिन शाह साहब, ये बड़ी मायने खेज चीज है। आपको पता है इस तरह के दौर से अब हम गुजर रहे हैं जो कि एक जिसे कहते हैं सदी के बाद, सदी से भी ज्यादा गुजर गई है, 2 सदियों के बाद अब जाकर आया है कि अफगानिस्तान से अब इनखिला हो रहा है। पहले तो ये सवाल था होगा या नहीं होगा, अब हो रहा है। 9/11 को इंटेलिजेंस एजेंसीज, जहां तक राणा साहब की इंफॉर्मेशन है, वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं और हॉस्टाइल एजेंसीज वहां काम कर रही हैं। लेकिन जो बलोचिस्तान वाला एलिमेंट है उस वजह से भी आसान होगा। आप क्या तजवीज देंगे एज सच ए सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन, क्या किया जाए कि इस दफा मुख्तलिफ हो? ये कौमी नौयत का मसला है हम तमाम के लिए। देखिए ना, बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बैरूनी मुदाखलत थी, खुसूसन इंडिया की, जिस तरह राणा साहब ने फरमाया कि पता नहीं कितने हज़ार लोग जो थे वो इंडियन रा के जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे थे, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको अंडरस्टैंड करना हमें शुक्र है कि हमें ये चीज़ हमारी समझ में आई, वरना इससे पहले हमने, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे अफ़गानिस्तान हो, खुसूसन मैं बलूचिस्तान की बात करूँगा कि वहाँ उसको हमने इतना सीरियस नहीं लिया। और ख़ुद अफ़गानिस्तान जो है उसके अंदर भी इंडिया की जो असर रसूख है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अपनी हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनका भी बड़ा रोल रहा है। और
और मैं ये जो सूरत हाल बन रही है, इस सूरत हाल के अंदर बुनियादी बात यह है कि इस पूरे खत्ते का जो सियासी सिनारियो है वो चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। अमेरिका जो है वो भाग गया है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के हैं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है डायरेक्ट, बराह रास्त। इसी तरह सेंट्रल एशिया का भी इंटरेस्ट है, रशिया का भी इसमें इंटरेस्ट है। चाइना जो है उसके लिए भी सेंट्रल एशिया तक जाना जो है, और उसका जो सी पैक का प्रोग्राम है जो बिजनेस का, उसके लिए भी, उसकी भी अपनी एक अहमियत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अब अफगानिस्तान को भी सोचना होगा। वहाँ एक ऐसी हुकूमत, और मैं समझता हूँ कि तालिबान जिस तरह उन्होंने काफ़ी अफगानिस्तान के इलाके को फतह कर लिया है, और अमेरिकन का इनखला है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो तो मुझे नहीं लगता कि उसके पांव इतने मजबूत हैं कि वो खड़े हो सकेंगे। अल्टीमेटली हम सब को, इन तमाम ममालिक की, अमेरिका निकल गया, बड़ी अल्लाह ने करम किया। अब ये हमारी पाकिस्तान है, ईरान और चाइना, रशिया, मेरे ख्याल में इन सब को मिल के अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत को लिए, और एक ऐसी के अवाम की उसमें वो शामिल हो, उसके जमहूरी रास्ता जो है उनके लिए ढूंढा जाए, और वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट जिसको सबकी सपोर्ट हासिल हो। तो अगर हम ये सब मिल के और हम सपोर्ट देंगे, इस वक्त हम कोई तरफदारी भी नहीं कर सकते हैं किसी भी एंड की, क्योंकि अच्छा, इस एजेंडे को आगे ले जाने के लिए भी इस बात की जरूरत है कि बलूचिस्तान में जो लोग हमसे नाराज हैं, या यहाँ पे मैं KPK की भी बात करूंगा, जो PDM है जी, पुख्तून मूवमेंट जो है, उन लोगों को भी हमें बैठ के उनके साथ बात करनी चाहिए। हमने कोशिश की थी, सेनेट की कमेटी बनी थी, स्पेशल कमेटी, चेयरमैन सेनेट ने मेहरबानी की, मैं उसका मेंबर था, और हमने ये PDM के लीडरशिप के साथ भी बातें की कि आप भाई, पाकिस्तान आपका मुल्क है, और उसके तो उस वक्त वो जो प्रोसेस था वो आगे नहीं चल सका। लेकिन मैं इस बात पे हम अपना क्रेडिट जरूर लेंगे कि हुकूमत जो है, बहुत देर बाद हुकूमत को ये ख्याल आया, लेकिन हमारी सेनेट को ये बहुत पहले इसका अदराक था कि हमें इन लोगों को जो कि हमसे नाराज हैं, या एक बागियाना रविश है जिनकी, या जो कि अपने मफादात या अपने मुतालबात उस पर खुल के बात कर रहे हैं, उन लोगों को बजाय इसके कि हम उनसे कोई गलत फायदा, हिंदुस्तान या दूसरे हमारे दुश्मन वो फायदा उठाएं, हमें इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए और पाकिस्तान के मामलात के अंदर उनको जोड़ना चाहिए। तो ये बहुत पहले होना चाहिए था, और इनिशिएटिव ये सेनेट का है। तो अब हुकूमत जो है इसको आगे लेके चलती है, तो इसमें सिंसियरिटी के साथ एक बात मैं जरूर कहूंगा, बलूचिस्तान के साथ हमने कितनी दफा हमारे पार्लेज हुए हैं, हुकूमतें बैठी हैं। वो जो बलूचिस्तान का एक इनकलाबी प्रोग्राम था, मुझे उसका नाम राना साहब मुझे बेल आउट करेंगे, कि अब उसको वो एक प्रोग्राम दे के हम फिर पीछे हटे। हमने उसको, जी वो पैकेज था, उसका एक नाम था, पता नहीं, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से एक पैकेज था, लेकिन उस पैकेज पे अमल दरामद किसी ने नहीं किया। देखिए, वक्ती तौर पे ये जो हमारी एडहाक सोच है ये खतरनाक है कि हम वक्ती तौर पे जब प्रेशर आता है तो हम जनाब कहते हैं आइए जी बैठे मिलकर बात करते हैं। जब वो टाइम गुजर जाता है और आप अपना मकसद पूरा करते हैं, उसके बाद जो आपकी कमिटमेंट्स होती हैं आप उनसे पीछे हटते हैं। और ये ही वो पॉइंट है, वही नुक्ता है कि यहाँ फिर आपका दुश्मन जो है वो इससे फायदा उठाता है। इंडिया ने हमारी, मैं समझता हूं कि हमारी कमजोरियों की वजह से हमने इन लोगों को एतमाद में नहीं लिया, हमने इन लोगों को सुना नहीं, हमने इन लोगों के मसाइल को, इनकी जो शिकायत है उनको एड्रेस नहीं किया, और उसके नतीजे में वो बगावत में और उसका जो है एडवांटेज जो है वो लिया है हिंदुस्तान ने। तो मैं समझता हूं इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। अपोजिशन को भी मैं गुजारिश करूंगा, हुकूमत से भी करूंगा कि सिंसियरिटी के साथ, क्योंकि एक इनकलाबी दौर आ रहा है। सी पे का जो सेकंड मरहला है वो बड़ा इनकलाबी है, और वो उसके मेन बेनिफिशियरी मेरे ख्याल में ममूना हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, इमरान खान की हुकूमत हो, वो पाकिस्तान की हुकूमतें होंगी और बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तान है। लिहाजा हमें अपनी अना से निकलना होगा, हमें अपने आप को इस काबिल अब बनाना है कि ये जो नेमतें आ रही हैं उसको हमने कैसे समेटना है, और उसके लिए हमारी यूनिटी जो है वो बहुत जरूरी है। राइट, मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाने से पहले सेनेटर अली जफर की जानिब में जाऊंगी दोबारा, लेकिन राना साहब अगर इस पे आप पहले फरमा दें।
बिल्कुल ये चीजें एक तो आइडेंटिफाई की हैं, जो ये पैकेज वगैरह था, यस बलूचिस्तान के लिए एक पैकेज था। पहले भी हुकूमतें, जरदारी साहब के भी दौर में आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब के दौर में ये भी हमने देखा था कि उस वक्त कुछ मिलिटेंट्स ने अपने हथियार सरेंडर किए थे। तो ये कोशिशें तो चलती रही हैं। जब अबंडन होती हैं उस पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई करना है और वहां से हमने दुरुस्तगी का एक सफर करना है कि इस मर्तबा ये ना हो, क्योंकि ये रियासत का मामला है। राइटली सेड। जी ठीक कह रही हैं। आपने जैसे आपसे जिक्र किया पहले कि जैसे कमिटमेंट्स होती थी ना दोनों एंड से, अगर यहाँ से हुकूमत की तरफ से अगर कोई पैनल बना हुआ है तो उसने 10 कमिटमेंट्स किए हैं तो 8 पूरी की, 2 नहीं की। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उस एंड से यानी कि नाराज बलोच भाई जो हैं उनकी तरफ से अगर कोई कमिटमेंट्स हुई हैं तो वो पूरी, शायद सारी जो उन्होंने कमिटमेंट्स की वो पूरी नहीं हुई। सो इसमें दोनों एंड्स पे कोई ना कोई लूप होल्स रह जाते थे। ठीक है जी। दिस टाइम ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अभी जो कोशिशें हैं वो अभी शुरू नहीं हुई, हो चुकी हैं और अभी उसको किसी हद तक वो फाइनलाइज होने वाली है। अच्छा राना साहब, मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं जरा बैरिस्टर साहब का इस पे नुक्ता नजर पहले आ जाए ताकि आप जाहिर है दोनों की बात सुन के एक मरतबा फिर मुझे कॉन्क्रीट अपना तज्जिया बताएं। सेनेटर अली जफर, टू यू सर। अभी आपने शाह साहब को सुना, बीएनपी मेंगल भी जाहिर है उनकी भी इस हवाले से रिजर्वेशंस थी, वंस योर एलाई इन द गवर्नमेंट, और फिर उन्होंने इसी वजह से फिर पीछे कदम उठाया और उन्होंने अलायंस वगैरह तोड़ा। ये मामलात भी हैं। ये बताइएगा, ये तमाम चीजें जो ब्रेकिंग पॉइंट आता था, हमने यही चीज करनी है कि हम जिस पॉइंट पर अबंडन कर दिया जाता था इस नेगोशिएशन के प्रोसेस को, वो खुदा ना ख्वास्ता इस दफा नहीं होना चाहिए। क्या आप राना साहब से इत्तेफाक करते हैं कि ये जो अफगानिस्तान वाला एलिमेंट है ये गालिबन हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है इस मरतबा? ये बड़ा गेम चेंजर है। पहली बात तो मैं थोड़ा जिक्र करता चलूं कि मेरी नजर में बलूचिस्तान का जो इश्यूज हैं वो सिर्फ एक नहीं, इसके बहुत डिफरेंट वजूहात हैं और बड़े मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं वहां जो टोटली इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमारी जो अफगानिस्तान से इंडिया जो जिस तरह इन्फिल्ट्रेट कर रहा था वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनको टैकल करना एक अलग तरीकेकार है। कुछ लोग अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए वो करते हैं एजिटेट, उनको मुख्तलिफ तरीके से डील करना है। और कुछ लोग हैं जो वाकई जनरली नाराज हैं क्योंकि डेवलपमेंट उस तरह बलूचिस्तान की नहीं हो सकी शायद बहुत अहम जिस तरह होनी चाहिए, तो उनके साथ अलग तरीके से डील करना है। तो ये मुख्तलिफ इसके डायनेमिक्स हैं और बड़ी डिटेल में जाने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल जो फर्क पड़ा है वो ये है कि बहुत अरसे से चूंकि अफगानिस्तान में फॉरेन पावर्स बैठी थी, अमेरिका बैठा था और इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इतना इन्फ्लुएंस था कि आप कई बार अगर बॉर्डर पे जाएं जहां हमने फेंस किया है तो आपको क्रॉस द बॉर्डर नजर आता था कि वहां ट्रेनिंग कैंप्स हो रही हैं बकायदा, जो कि सुपरवाइज की जा रही हैं। इंडियन जो सुपरवाइजर्स हैं वो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं और वो हमें नजर आते थे फेंस के क्रॉस, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है कि अब चूंकि अमेरिका जा रहा है और वहां एक बड़ा सीरियस डायनेमिक चेंज होगा हुकूमत के एटीट्यूड्स में भी, और इन्फ्लुएंस इंडिया का कम होने के बहुत चांसेस हैं। तो जो इंटरफेरेंस बलूचिस्तान में हो रही थी और जिस तरह राना साहब ने कहा कराची तक वो पहुंच रही थी, वो अब हम देखेंगे कि उसको हम बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि जो इस किस्म की एजिटेशन करने के मास्टर्स हैं वो अब वापस अपने मुल्क में चले जाएंगे या उनका इन्फ्लुएंस हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कम हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और इसमें जो ब्रीफिंग भी की गई है रिसेंटली जो पार्लियामेंटेरियंस को भी और ऑपोजिशन को भी, वो भी उसमें भी बड़ी पॉजिटिव बातें की गई हैं। और उसके बाद आई थिंक ऑपोजिशन भी जो है और जो पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट्री लीडरान भी हैं हर पार्टी के, वो ऑन बोर्ड हैं और उनकी एक ही जो है पॉलिसी है। तो ये एक जब आपकी यूनाइटेड पॉलिसी होगी इस चीज को टैकल करने के लिए, तो मेरा ख्याल है और बेहतर उसका फायदा होगा। तो ये दो डायनेमिक्स बहुत अहम है जो पहले आपने नहीं देखे थे। एक ये कि फॉरेन पावर्स बाहर जा रही हैं और दूसरा कि हमारी एक यूनिटी है
पॉलिसी के ऊपर। गोया ये कि बिल्कुल ये दो बातें हैं और इस दफा मुनफरिद हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब, अभी जैसे राना साहब को आपने सुना था, वो अपने पहले के रिमार्क्स में ये भी कह रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी हमने बहुत किया, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल नहीं निकला उन तमाम केसेस से। यकीनन जैसे कि आपने कहा कि दूसरा अहम पहलू ये है कि इस मर्तबा गवर्नमेंट ऑपोजिशन एक पेज पर है इन तमाम मामलात को लेकर। तो क्या अकाउंटेबिलिटी विल बी पुट टू रेस्ट, या वो तमाम चीजें चलती रहेंगी? चूंकि ये आपको पता है आपकी जमात के लिए सियासी तौर पे ये गालिबन सबसे अहम स्लोगन है। ये देखें, जहां तक तो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस का ताल्लुक है, मैनिफेस्टो है पीटीआई का, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बार इसको दोहरा चुके हैं कि करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं होगा, और ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तो उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह है, बल्कि अच्छा, ज्यादा तेज भी हो जाए। I see। क्योंकि अगर किसी ने करप्शन की है, अगर किसी ने करप्शन की है और किसी ने पाकिस्तान की जो दौलत है उसको लूटा है या नुकसान पहुंचाया है करप्शन करके, तो चाहे वो जिस पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर पार्टी का मेन लीडर क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। लेकिन जब आप ये कहती हैं कि या ये पूछती हैं कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस का जो है वो क्यों इतना आहिस्ता है, ये 3 साल में क्यों नहीं कन्विक्शंस हो सकी, वहां मेरे पास बदकिस्मती से कोई जवाब ठोस नहीं है। क्योंकि ये दुरुस्त बात है कि अभी तक आप वो चीज नहीं, रिजल्ट्स नहीं देख सके जो आपको हमें आइडियली स्पीकिंग होने चाहिए थे। yes, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि लोगों को ये इंप्रेशन, इसलिए मेरे से बहुत लोग पूछते हैं ये सवाल, लेकिन ये इंप्रेशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर रोज, और आज भी आप देख रहे हैं कि 2 बेल्स के फैसले आए, हर रोज जमानतें हो रही हैं, और उससे इंप्रेशन ये लोगों को मिलता है कि जिस तरह अदालतें भी कह रही हैं कि कोई किसी किस्म का सबूत नहीं केसों में और लोग बरी हो रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। समझने की जरूरत यह है कि जब बेल होती है या जमानत का ऑर्डर होता है तो वो किसी की गिल्ट या इनोसेंस, या उसको ये फैसला नहीं होता कि कोई ने जुर्म किया है जी, या राइट, फेयर इनफ। ये वो तो एक जमानत में और बरियत में जो फर्क है, और ये हर एक का हक होता है कि उसको जमानत मिले। कोर्ट ने एक ओवरऑल देखना होता है कि हाँ अभी इंक्वायरी स्टेज है, कोई भाग तो नहीं रहा, भागने के चांसेस तो नहीं है, एविडेंस इतना है कि प्रोसिक्यूशन हो सकती है, वगैरह वगैरह। और एक जनरली एक इंसान की राइट होती है कि उसको जमानत मिले। तो जब अदालत जमानत देती है ये कह के, तो लोग कहते हैं कि जनाब इंसान जो जिसके खिलाफ इल्जाम लगाए बरी हो गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बात तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ट्रायल्स जहां तक है वो अभी तक खत्म नहीं हो रहे, और उसमें जो कन्विक्शन की जरूरत है, जो सजा की जरूरत है, ताकि नजर आए कि अकाउंटेबिलिटी वाकई इंप्लीमेंट भी हो रही है, उस हद तक एक गैप है, उसमें एक खला है, और वो जरूरी है कि हम उसको खत्म करें। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, हाई कोर्ट भी कह चुके हैं, और ये मेरा ख्याल है उसमें हाँ ये बात है, ये फैक्चुअली भी करेक्ट है। लेकिन राना साहब, ये आपने सुना, अकाउंटेबिलिटी तो वैसे ही चलेगी, और ये जो एक इकोनॉमिक एलिमेंट है बलूचिस्तान का जिसको जोड़ा जाता है कि इसी वजह से लोग खाइफ हुए हैं वहां के, तो ये आप क्या समझते हैं, क्या इस मर्तबा दूर हो पाएगा? ये कोई मतलब इतने इट्स बीन डेकेड्स ना हो, लेकिन कोई ये एड्रेस नहीं कर पाया। इतना रिसोर्सफुल सूबा और जिसे कहते हैं वसाइल से मालामाल सूबा, लेकिन आप उनकी हालत देखें, उनकी डिप्रिवेशन देखें, तो ये यकीनन बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हम तमाम के लिए बाइस तशवीश है। अच्छा, तो एक चीज जरा जहन में रख लीजिएगा कि बलूचिस्तान का जो एरिया है ना, एरिया बहुत बड़ा है, करेक्ट, ठीक है। सो एरिया बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। सो डिस्टेंस ज्यादा है, और अगर आपने देखा होगा, लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि जी देखें फलां सूबे में, किसी सूबे का नाम नहीं लूंगा, फलां सूबे में ज्यादा तरक्की होती है या फलां सूबे में ज्यादा पैसा लगता है, और जनाब वहां पे बड़ा जनाब अच्छे माहौल है, ये वो व्हाटएवर, ठीक है। द पॉइंट इज कि जितना किसी भी एबीसी तीसरे 3 सूबों में अगर आप पैसा लगाएंगे, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा आप उधर लगाएंगे बलूचिस्तान में, तो फिर जाके वो नजर आना शुरू होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना। अच्छा, डिस्टेंस ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, और उसको उसके स्पार्स पॉपुलेशन भी है और स्कैटर्ड है, आबादी स्कैटर्ड भी है, बिल्कुल ये ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। सो वो उसमें 3-4 गुना ज्यादा पैसा लगेगा ना जब, तो फिर वो नजर आती है उसके अंदर डेवलपमेंट बलूचिस्तान के अंदर। एक तो रीजन ये है। सही। दूसरा ये है कि वहां पे जो कोशिश भी की जाती रही है पहले भी, ठीक है,
कभी अच्छी कोशिश होती थी, होल हार्टेड कोशिश होती थी, कभी हाफ हार्टेड होती थी कोशिश, लेकिन कोशिश जरूर होती रही। और टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर ये बफर है, बफर मैं कहता हूं, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं जो बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में, दे आर अ बफर। अगर ये बफर ना हो, ठीक है, तो अभी बलोचियों की शिकायत शायद इससे भी कई ज्यादा हो, ठीक है। सो ये बफर जो है, जिसको हम सिक्योरिटी के इदारे हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में, हैट्स ऑफ टू देम। मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, उनके भी रैक्स में, ठीक है। देखिए, दे आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, उनके अंदर भी 19-20 का फर्क हो जाता है, ठीक है। राइट। फोर्सेस के लोग भी जो है, दे हैव बिकम पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो गोरे वाला काम तो नहीं है ना कि कंटोनमेंट अलहदा होगी और जनाब फौज जो होगी इंटरेक्ट नहीं करेगी जनाब मासेस के साथ, वो तो काम नहीं है। वो काम नहीं है, तो सही। पैसेज ऑफ टाइम सिनेरियो चेंज होते रहे और अब फोर्सेस या सिक्योरिटी के इदारे मासेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सो दे हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी आल्सो। सो अगर उसमें से किसी जगह पे इक्का दुक्का केसेस अगर सिक्योरिटी के इदारों पे उंगली उठती है, तो उसको मेरे ख्याल में राइट। राणा साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, ये काफी जाहिर है हमारी ये डिबेट में काफी सारे पॉइंटर्स हैं एंड आई वुड हैव विश्ड कि हम ब्रीफ सा राउंड लगा लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट ऑफ टाइम। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। सेनेटर पीर साबिर शाह ने मेरा साथ दिया था, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब और राना मुबशर साहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।